कि जुबान याद रखती है। हमने जैसी प्रैक्टिस कराई वैसा याद रहेगा। जैसे मैंने साइकिल का प्रश्न पूछा, कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है? हाथ खड़े करो। काफी लोगों ने हाथ खड़ा करना याद कर लिया। तो साइकिल आप एक दिन में सीख गए थे? कितने लोगों को चलाते सीख गए? हाँ, मुकेश ने कहा सुरेश को मेरी साइकिल को पकड़, मैं चलाना सीखता हूँ। मुकेश चला रहा था, सुरेश ने पकड़ी। सुरेश के दिमाग में बुरा बात आई कि अब छोड़ ही देता हूँ। थोड़ी देर बाद मुकेश जाके गिर गए। हमारे साथ ऐसा ही हुआ। साइकिल पौनिया घुटने जब तक नहीं सिले टूटे तब तक क्या साइकिल सीखी। फिर अब हम साइकिल चलाते हैं तो अपना आप शरीर चलाता है। रोटियां बनानी सबको आती है। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बनता है, श्रीलंका का बनता है, फिर भारत होते हुए हम रोटी की तरफ जाते हैं। बाजरी की रोटी से बनाते हैं, आटा कौन से बनता है? पूरे आटा निकालना पड़ता है, फिर वो लोया बनता है, रोटी बनती है। अब हम रोटी बना लेते हैं, हमारे कुछ नहीं होता। मैं दोनों उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण हैं। हारमोनियम बजा लो, आप फोटो खींच लो, आप शूज पहन लो, लिखना सीख लो। एक दिन में नहीं सीखे, टाइम लगा आपको, और प्रैक्टिस ने आपके हाथ को याद करवा दिया। अब हाथ को याद है, दिमाग को याद नहीं है। लिखना तो हाथ कर देता है। सबसे ज्यादा हमारे कोई चीजें याद करता है तो हाथ याद करता है, दिमाग को कंट्रोल करता है। आपका क्या नाम है? आपको आंखें बंद करो, आंखें नहीं खोलनी है। बताओ कितनी अंगुलियां हैं? देखो कितनी है। मैंने दिमाग बंद किया क्या? नीचे मुड़े अपने पड़ोसी के खतर है तो हमारा ध्यान वहां रहता ही नहीं है। और जब परीक्षा में वही सवाल आते हैं, सेम सिलेबस, सेम चैप्टर, एक जैसा पढ़ाया, एक जैसा टाइम, फिर भी नंबर अलग अलग। क्यों? क्योंकि साल भर हमने हमारे आंखों को, हमारे कान, नाक, हाथ, इन ज्ञानेंद्रियों को केंद्रित ही नहीं किया। जिसने जितना ज्यादा केंद्रित किया उसके उतने ज्यादा नंबर, जिसने किया ही नहीं उसके उतने ही नंबर कम। तो दिमाग का कोई दोष नहीं, स्कूल का कोई दोष नहीं, सिस्टम का कोई दोष नहीं, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी थी कि हमने उसको निभाया नहीं। तो आंखें भी याद रखती है। नेक्स्ट को लीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? सॉरी, प्रिया योगी। हाँ, आंखें बंद करोगे, हाथ आगे करो, आंखें खोलनी नहीं है, सीधा करो। आवाज से नहीं, सारी आवाज थोड़ी करती है, स्पर्श से। आपके हाथ में क्या है? यानी हमारी स्किल याद रखती है कि कैसे पता चला? आपको मार दी। ऐसे तुक्का नहीं मारोगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आपको कहा गया तेल कौन सा यूज किया, बिना सुने, बिना पता किए सरसों का। ये तो प्रतियोगी परीक्षा में आपको कुछ जवाब पूछ दिया, नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको एक्टिव से पता करना, सुन के बताओ मुझे सरसों है कि नहीं है। हाँ, ये सरल खत्म करो। क्या सरसों है? नहीं है, पता करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बस यहां पर आके हम डर जाते हैं। जैसे सर कहते हैं ऐसा करके लाना, हाँ नहीं करेंगे। गीत गाना है जो नहीं आएंगे, नहीं तो गीत गाएंगे बैठे, चुप रहो, नहीं रहेंगे। और जब पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं। हम लोग काम सब जानते हैं, हमारे अंदर एक डर है, उस डर को खत्म करना जरूरी है कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना। कौन सा थे? अभी तक पता नहीं हुआ। आंवला है यूज किया गया? नहीं किया, ये मना कर रही। मतलब 2 बार नेगेटिव हो गया मार्किंग, 2 बार परीक्षा दी। साहब मैं तो आरएस की दी, रीट की दी, नवोदय की दी, नीट की दी, जी दिया, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि कहीं भी ऐसा हो गया। वो पूछ कुछ और रहा था और हम बता कुछ और रहे थे। अरे आराम से पूछो, पता किसके पता करो, पता ना पड़ेगा। क्या पता चला कुछ? आप क्या कर रहे हो पता है? जल्दबाजी कर रहे हो। मैं वही चीजें दिखा रहा हूं आपके सामने कि कहां हम चूक कर जाते हैं। ये एक्टिंग तो कर रही है लेकिन दिल से नहीं कर रही है, तसल्ली से नहीं कर रही है, जल्दबाजी कर रही है या हड़बड़ाहट में कर रही है। तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में या दिखावे में हम प्रश्न गलत कराते हैं, हमारे नंबर कम आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कर रही है, आपके सामने दिखा रहा हूं कैसा करते हैं हम लोग। और यही बात हमारे पेरेंट्स नहीं जानते। ये कई बार आप खुद को पता नहीं कि कहां कमी रह गई। तो पढ़ाई एकदम याद नहीं होती, इसको पढ़ना पड़ता है, रेगुलर करना पड़ता है। दिमाग का कोई योगदान नहीं है, नाक बताता है। चलिए बैठिए बेटा, कोई बात, आप खड़े हो जाइए।
आप क्लासमेट है सब, आंखें बंद कर लो, इससे कुछ प्रश्न पूछो। भारत की राजधानी है। आवाज किसी की है? सही, बैठिए। आंखें तो बंद थी ना, कैसे पता चला कि दीना की आवाज है? कानों से। इसलिए कई बार हमें सुनकर के याद होता है, हम ध्यान से नहीं सुना। घर वालों ने कहा बेटे सामान लेके आना, आपका ध्यान नहीं होता, फिर तो आपकी घर से मंगवाया था, क्या मंगवाया पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय में ध्यान ही नहीं रखा। यही कहानी हमारी पढ़ाई के साथ है। स्कूल आ जाते हैं, टीचर कहते हैं बेटा ध्यान से सुनो, और आपके अंदर खुरापाती इच्छा होती है, क्यों सुने, कैसे सुने, ध्यान से सुनेंगे फिर कैसे होगा? हमें ध्यान से सुनना भी जरूरी है। तो अब बताओ, आपके समझ आया दिमाग का रोल है कि पढ़ाई में है? हमारी आंखें क्या देखती है, कान क्या सुनते हैं, स्किन क्या स्पर्श याद रखती है, नाक क्या सुनता है, जुबान क्या बोलती है। जो जितना इन ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करेगा, बोर्ड पे देखेगा, हाथ से लिखेगा, जुबान से बोलेगा, कान से सुनेगा, तो वो बात उतनी जल्दी याद होती है। दूसरी बात समझो कि एक बार में कुछ भी याद नहीं होता। जैसे हाथ खड़ा करने की एक्सरसाइज अभी सिखाई, एक बार में सीखे क्या? 2-3 बार। ऐसे पढ़ाई में आपको रिवीजन चाहिए। आप तवे पे रोटी नहीं पलटोगे तो क्या होती है? वो जल जाती है। पान का पत्ता होता है, वो पानी पे लगातार एक तरफ रहे वो सड़ जाता है। ऐसे ही पढ़ाई होती है। तो कई बार किसी ने कहा है कि रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, पढ़ाई भूली क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया, उसको पलटा नहीं, समय पर उसको वापस पलटा नहीं। समझ आ गया? अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि पढ़ने के तरीके क्या। ठीक है, समझना चाहते हो? खत्म कर दी। आपने छोटे बच्चे को देखा ना, छोटा बच्चा होता है तो ऑटे है, ऑटे है, ऑटे है, लेकिन भाई वो 10 बार बोलेगा, आप बोलोगे पेन है, ऑटे है, पेन है, तो वो टुकड़ा कर बोलता है पेन है, पेन है। तो वो जब तक भाषा सीखता नहीं है तब तक पूछता रहता है। उसको आप कितने डांटो पीटो वो वही एक्ट करेगा तो उसको करना है, क्योंकि उसको दुनियादारी की समझ पैदा नहीं हुई। उसमें ये नहीं आएगा लोग क्या कहेंगे, उसको कोई इज्जत कुछ है ही नहीं। इसी बात से पूछता है। हम मारवाड़ी में तो मारवाड़ी सीख लेते हैं, हिंदी है तो हिंदी सीख लेते हैं, अंग्रेज है तो अंग्रेजी सीख लेता है, और जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर आई आ जाता है, मैं आ जाता है, फिर लोग क्या कहेंगे। अब मैं एक कैलकुलेशन बता दूं कि आपको कितने लोग जानते हैं। कैलकुलेशन करना सब बड़ी बड़े मानसा हो गए हैं। 10 जने घर वाले, 100 पड़ोसी, 100 गांव वाले, 250। बड़ी से बड़ी स्कूल होगी तो 1000 लोग, 2200-2500 मामा फूफा फूफी ऐसे करके मुश्किल से 3000 लोग ही आपको जानते नहीं है। राजस्थान की जनसंख्या 40 लाख है, भारतीय जनसंख्या 150 करोड़ से ज्यादा है, पूरा 7 अरब देश है। तो आपको कोई जानता ही नहीं, किस गलतफहमी में जी रहे हो भाई कि लोग, अरे कोई नहीं जानता। यहाँ बैठे हो, आपकी पहचान आपसे नहीं है। अब आपकी पहचान क्या है? आपके से उसके दिमाग को दीमक लगनी शुरू हो गई, और जैसे जैसे बढ़ेगा लकड़ी को जैसे दीमक खा के खत्म कर देती है, वैसे ही बच्चों का दिमाग खत्म हो जाता है। इसलिए नकल को बंद करिए। आप सीखते रहना। मेरे साथी का जिला टॉपर था, मुकेश राठी नाम था, अभी वो सीए है, डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया। हम एक सेक्शन में थे 11वीं के अंदर, एक गुरुजी ने उनको बायोलॉजी के थे जिन्होंने पूरे में से पूरे नंबर दे दिए, और मैंने जिद की सर मेरे 12 नंबर कहां कटे, वो कॉपी नहीं दिखाई। उन्होंने जाके तैयारी खूब की, लेकिन वो डॉक्टर नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उस दिन हमारे केमिस्ट्री के सर थे, उन्होंने मुझे कहा था मैं तुझे एक बात बताता हूं कि इस बच्चे की आज से बर्बादी शुरू हो गई, और तेरे अपने नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीए बन गया लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाया। पाली में उसके परसेंटेज भी 70 क्रॉस नहीं हुए, मेरे भी नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज डॉक्टर हूं, वो नहीं है। उसका कारण वो टीचर था जिसने उसको नकल कराई ट्यूशन के कारण। आपको समझ में आ रही है ना? तो आप जिंदगी में इतना तो तय करो, अपने खुद के नंबर है। कई बार की परसेंटेज बेस्ड एडमिशन नहीं होता, लेकिन परसेंटेज आपके खुद के होंगे तो आपको अंदर से एनर्जी मिलेगी, मेरे खुद के हैं, किसी की उधार नहीं ली है, किसी की अपनी मेहरबानी से नंबर नहीं आए हैं। और जब आप इस तरह से चल पड़ोगे तो आपका आत्मविश्वास गजब का होगा। आज से आप मिला के कह सकते हो पूछो मुझे इतना आता है, फिजिक्स पूछे, केमिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो कुछ भी पूछिए मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ा है। जिन किताबों को पढ़ने के लिए आईएएस बनना हो, डॉक्टर बनना हो,
एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। किसी कोचिंग में जाओगे तो वापस एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ये वही एनसीईआरटी है जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक आपको क्लास में आपके गुरुजी पढ़ाते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। अब पढ़ने का तरीका, दूसरा जब मैंने सवाल पूछा, मुझे किसी से कोई सवाल नहीं पूछना, मैं तो आपके ये चेक कर रहा हूं कि आपकी आदत ही खत्म हो गई कुछ पूछने की। पढ़ाई का जमाना था, रेस्पेक्टेड गुरुजन जो यहाँ पर बैठे हैं, कि वर्तमान युग में हम जी रहे हैं जहां परसेंटेज का अस्तित्व खत्म कर दिया गया है। सिर्फ एक इश्तिहार और रिजल्ट को फोटो चिपकाने के अलावा वो कहीं काम नहीं आते। देश की सबसे बड़ी परीक्षा कॉलेजों में जाता है। सीयूईटी का मतलब आप गूगल पे देख लेना जाकर के, कम खर्चे में अच्छी पढ़ाई। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपका नॉलेज अच्छा होगा, देश के नामी बच्चों के बीच पढ़ोगे, बाहर निकलोगे तो जीवन जीने को सीख करके आओगे, वरना जीवन लगे आप लोकल में बैठोगे, भीड़ भाड़, सीट नहीं मिलेगी, खड़े रहना पड़ सकता है, सीट के नीचे सोना पड़ सकता है। रिजर्वेशन कराओगे तो आपके टेम्परेचर का प्रॉब्लम रहेगा। एसी भी 3 टाइप की है, थर्ड एसी में 3 बर्थ होती है, सेकंड एसी में 2 होती है, आराम से बैठोगे, और फर्स्ट एसी में अकेले बैठ के जाते हो। ट्रेन वही है, ड्राइवर वही है, स्टेशन वही आते हैं। इसी तरह से आपकी जिंदगी है। पेरेंट्स और घर वाले इसलिए कहते हैं कि नहीं खरीद सकते, वरना पैसे वाले हमारा नंबर ही नहीं आने देते। तो जितनी भी क्रियाएं हैं उनको व्यवस्थित ढंग से करने को अनुशासन कहते हैं। बैठना, बोलना, चलना फिरना, आपने यूनिफॉर्म पहन रखी है, इसको व्यवस्थित ढंग से कर रहे हो, नियमानुसार कर रहे हो, तो इसको अनुशासन कहेंगे। और इसको समय पर पूरा करना कर्म कहलाता है, और कर्म को पूरा समय पर करना धर्म कहलाता है। मेरे जीवन मतलब है कि आप अभी विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी का धर्म निभाओ, बेटे बेटी का धर्म निभाओ, एक गांव के नागरिक का धर्म निभाओ, परिवार के सदस्य का धर्म निभाओ, और जहां भी जाते हो आपके धर्म बदल जाते हैं हर वक्त, क्योंकि कर्म को करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और उस कर्म को करने के लिए जिसका आप सहारा लेते हो, वो किसी व्यक्ति ने बताया तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ भी बढ़ गया, क्योंकि वो जीवन जीने का कभी तरीका था। तो कर्म को व्यवस्थित ढंग से समय पर पूरा करना धर्म है। तो आप धर्म निभाना एक बेटे का, एक बेटी का, एक नागरिक का, और जब बड़े हो जाओ तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती रहेगी, धर्म आपके बदलते रहेंगे। बात समझ में आई? अभी सवाल यही है कि आपको कोई प्रश्न पूछना है, किसी को कोई सवाल पूछना, पढ़ाई कैसे करें, किस तरीके का, ऐसा कोई? रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड जो ग्रेजुएट खड़े हैं, बैठे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा बच्चा कौन है, लाके लो। स्वास्थ्य सबसे ज्यादा कौन, उसका क्या नंबर आते हैं बाद में देखेंगे। खेल में सबसे अच्छा कौन है, कबड्डी में कौन है, खो-खो में कौन है, हर व्यक्ति किसी में वाके है ना। और हमने क्या निर्धारण कर लिया कि हमारे पूरी स्कूल में ये 10 साल क्लास में बाद में कोई बात नहीं, 37 बच्चे ही इंटेलिजेंट है, बाकी 2000 पर काम नहीं, और 2000 सुनते हैं हमको कुछ सही, और इसके लिए जिम्मेदार हम। इनकी जिज्ञासा को हमें वापस निकालना होगा, हर एक्टिविटी से बाहर लाना होगा, क्योंकि आने वाला युग एजुकेशन के साथ नॉलेज का युग खत्म हो गया। नॉलेज गूगल बाबा के पास, चैट जीपीटी के पास, एआई के पास बहुत बड़ा है। कौशल का युग होगा, जो बच्चे कौशल में होंगे, कौशल का मतलब जिनको खेती अच्छी करनी आएगी, ऑर्गेनिक करनी आएगी, एनिमल हस्बेंड्री अच्छी होगी, प्रोडक्ट को बेचना जानेगा, कपड़े की डिजाइन करना जानेगा, कैमरा चलाना जानेगा, गाड़ी ड्राइव करना जानेगा, पढ़ाना जानेगा, जो डॉक्टर की तरह इलाज करना जानेगा, बिजनेस करना जानेगा, इसको हुनर कहते हैं। हुनरबाज की पहचान होगी। मार्कशीट में नंबरों के आधार पर आने वाला युग आपको कुछ नहीं देगा, ये ध्यान रखना। तो हमारे बच्चों को रास्ते की तरफ भेजिए जहां पर हुनर की पहचान हो। अब हम वापिस में इसलिए बता रहा था कि मैं पूछता नहीं किसी को भी, इनके अंदर हिम्मत खत्म हो गई है, ये सुन तो रहे हैं, सुन हो गए हैं, उनकी मसल्स काम नहीं कर रही है। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक दिन नहीं, इनको 10-10, 12 साल तक प्रैक्टिस कराई गई और ये अपनी असलियत भूल गए। जैसे एक बल्ब होता है, उसके अंदर रोशनी होती है, हमने उसके ऊपर प्रतिदिन एक कपड़ा पलटते गए, कपड़ा पलटते गए, एक दिन वो बल्ब के चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। हमें कोई कहेगा लाइट ऑन करो, आपने लाइट ऑन तो कर दी, वो कहेगा लाइट अंदर जल रही है, लेकिन हमें वो दिखेगी नहीं। ये बात भी सही है कि लाइट जल रही है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमने आवरण जमा कर दिए हैं। उन आवरण को जैसे जैसे हटाओगे, अपनी कमी को जैसे जैसे दूर करोगे, आपके उस बल्ब की चमक बढ़ने लगेगी, आपके ज्ञान, आपके नॉलेज को आपको एहसास करने लगेगा। करके देखिए आप इसको। अब हम समझते हैं कि ऐसे करेंगे कैसे,
प्रतिदिन मनाओ, क्या व्यवहार में क्या सीखा, वातावरण से क्या सीखा, आज मैंने नया क्या सीखा, क्या एक अंग्रेजी की स्पेलिंग आपने कहीं पर लिखी हुई पढ़ी जिसका मीनिंग समझा, क्या हिंदी में कोई नया शब्द अखबार में पढ़ा जिसका मीनिंग समझा। ये जिस दिन आप सीखने लग जाओगे, आपको देखना आप में जबरदस्त परिवर्तन आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा और चेहरे का नूर आ जाएगा, आंखों में चमक आ जाएगी। भूल जाते हैं रिवीजन नहीं करें तो, इसलिए सर 7-8 में रिवीजन भी करते रहना पड़ेगा, नहीं करें भूल जाओगे आप मुझे करो। तो बेटा जब खेती करते हैं तो मैं खेती की कहानी को बताता हूँ, फिर वापस आऊंगा 50 विलेजर की तरफ। बड़े बुजुर्गों के लिए पहले हैं, फिर बच्चों के काम किए। जब हम खेत करते हैं तो पहले हूड़ कर बाढ़ कर तैयार करना ताकि बारिश हो या पानी आए ना बीज बो जाए, तैयार करते थे। उस से फसल बड़ी हुई बीच में खरपतवार पैदा हो जाती है, निधन अवेरो और किसान लोगों के हैनो ने खाया कि अभी सुबह निधन के हो जाता है, फिर कई बार है दातरी हटानो है, तबड़ी काटना, निधन के हिसाब में झाड़ी है, छोटी है ना घास है, क्या है, उसका इलाज टाइम पे नहीं किया तो वो पूरी फसल को बर्बाद कर देता। और वो निदान क्या है वो करने ध्यान होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपकी इस फसल के बीच में कौन खरपतवार है, कोई दूसरा हटाने नहीं आएगा। खेत के मालिक आप है तो आपको आना पड़ेगा। इन लगा खाली अब आप सोचते हैं साहब हमें क्या करना है, आप खेत का ध्यान नहीं रखोगे तो जिस समय फसल कटने की स्थिति में तैयार होगी, जो खरपतवार हटाने के बाद की फसल होती है और जिसके अंदर खरपतवार होती है, उस फसल का शकल देखना रात दिन का फर्क होगा, ऐसे आपके बच्चे हो जाएंगे। फिर दोष हम किसी दूसरे को नहीं देते, हमें खुद को ध्यान रखना है। अच्छा बीच में आजकल क्या है, फसलों में कीड़े बहुत पड़ते हैं, पहले दिन होते थे तो किसानों को पता है कि कौन सी फसल को कौन सी बीमारी, कौन सा कीड़ा लगता है, कौन सी दवाई कितनी छिड़कनी है और कब, ताकि कीड़ा टाइम पे मर जाए, फसल जिंदा रहे। तो कई बार इनकी कीड़े भी पड़ेंगे अलग अलग टाइप के, और वो कीड़ा पड़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अब इसका छिड़काव कर दो टाइम पे, नहीं तो कीड़ा बड़ा हो जाएगा, पूरी फसल को नष्ट कर देगा। एक पौधा बाकी पौधों को खराब करके सत्यानाश करे, उससे पहले उस पेड़ को उठाओ और बात कर दो, या पूरी फसल पे पहले से दवाई छिड़क दो। दो कर सकते हैं, या तो फसल को उड़ा दो जो कीड़ा पड़ा है, नहीं तो क्या कर दो बाकी फसल में पेस्टिसाइड डाल दो ताकि वो फसल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, वो नहीं कर सकते, ये तो कर ही सकते हैं। बड़े बड़े पेरेंट्स को समझ में क्या कह रहा हूँ। फसल पक के तैयार हो गई, अब हम तो ब्याह में घूम रहे हैं, इधर उधर यात्राएं कर रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, लेकिन खेत में गए ही नहीं, तो फसल पकी हुई छट जाएगी। हेलो, मैं जो कह रहा हूँ बहुत सीरियस मैटर कह रहा हूँ, समझ गए होंगे। फिर आप कहोगे साहब उसके तो इतने बोरी धान हो गए, हमारे तो कुछ खाई नहीं। हमारी गलती है पेरेंट्स की। गाड़ी के 4 टायर है, एक टायर में बच्चे जिसमें आता हुई हवा भरता है, टीचर भी अभिभावक भी, हम जैसे आते हैं भाषण देके चले जाते हैं, दूसरा टायर अभिभावकों का है, वो पूरा ही बच्चे पढ़ता है। न तो बच्चों को कभी देख रहे जाते हैं, टीचर बुलाते रहते हैं, न आप पूछने जाते हो। जब आपको आपके बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो दूसरा कौन आएगा, कभी नहीं आएगा। और एक और बात बता दो बच्चे लोग, यदि आपके मम्मी पापा आपके प्रति सीरियस नहीं है, आपके बारे में नहीं पूछते, जाके कहना कि आप स्कूल आके हमारे बारे में पूछिए। खेत के वो दिन में 2 बार फिर देर जाओ रहा जो फसल है, और यहाँ साल में एक बार भी नहीं, कौन आएगा। और ये आपकी ड्यूटी है कि उनको लेके आओ स्कूल के अंदर, मम्मी पापा दादा दादी, और बुढ़ाओ उनको पूछो कि हमारे बारे में टीचर क्या कहते हैं, टीचर ईमानदारी सुन के फीडबैक दीजिए, फिर देखना कैसे माहौल यहाँ का सहज नहीं होगा। अकेले टीचर को दोष दे देते हैं। 6 घंटे स्कूल में रहते बच्चे, 18 घंटे तो आपके पास रहते हैं ना, तो 18 घंटे आप क्या सिखाते, बोलना बैठा तो टीचर नहीं सिखाते, ये तो गलत आदतें नहीं सिखाते, ये तो नशा करना नहीं सिखाते, फिजूल खर्ची टीचर नहीं सिखाते, ये हमारे से सीखते हैं बच्चे। हम हमारी गलती नहीं स्वीकार करेंगे, बस दोष दे देंगे सिस्टम पे। 365 दिन में से 200 दिन बच्चा स्कूल जाता है, 165 दिन एक्स्ट्रा आपके पास रहता है। आप लोगों ने कितनी जिम्मेदारी निभाई, आराम से आज विश्लेषण करके देखना, यदि नहीं निभाई तो आज से शुरू हो जाओ। इसमें बड़े बच्चे बैठे हैं, वो भी परिवार के गार्जियन हैं, छोटे बच्चों के साथ अपनी भूमिका में आ जाओ। वो टायर तैयार हो गए, तीसरा टायर आपके टीचर्स और सिस्टम का है, और चौथा समाज का है। चारों टायरों में हवा बराबर होगी तो ही गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी, वरना हम परिकल्पना नहीं कर सकते। 50 विलेजर के बच्चों की कहानी क्यों स्टार्ट किया 50 विलेजर? क्योंकि जब हम पढ़ते थे हमारे पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, जैसा सर अभी कह रहे थे कि हम पैदल चलते थे, स्कूलें नहीं थी, टीचर नहीं थे। बेटा गांव में पढ़े लिखे हैं, उधार बढ़िया सामान नहीं देखा था। मेरी पहली पैंट सर 11वीं में बढ़िया आकर के,
उससे पहले नेकर में चलते थे, वो भी घर पे खोल देनी पड़ती थी, और केवल नेकर पहने हुए भेड़े थी 100-200, उसके पीछे जाना, नीचे वो चेक का कच्चा पहना, 10वीं तक हम चलते थे, ऊपर बनियान भी नहीं होती थी बेटा। ये हालत थी। गरीबी को नजदीक से देखा है और पैसे के अभाव को महसूस किया। टीचर्स नहीं थे, संसाधन नहीं थे, बड़ी मुश्किल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए। साइंस में ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं थे, जैसे जैसे पढ़ाई की, कोचिंग करी, कोटा गए, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर 4 साल आयुर्वेद कर दिया, पढ़ाते रहे, और जब लौट के एमबीबीएस में 2010 में सिलेक्शन हुआ, मेरे सीनियर थे, उनसे जब बातचीत की, भाई हम लोग तो जैसे जैसे डॉक्टर बन गए, हमसे इंटेलिजेंट लोग बैठे, उनके पास पैसे नहीं है, तो उन लोगों को हम कैसे पढ़ाएं? तो हम समाजों के हॉस्टल में गए, सभी समाजों के हॉस्टल में गए। तो समाजों के हॉस्टल वालों ने हमें ये कहते हुए हमें वापस कर दिया कि अध्यक्ष को पूछेंगे, सचिव को पूछेंगे, मीटिंग में तय करेंगे, और 2 साल तक हमको किसी भी समाज के लोगों ने फ्री पढ़ाने के लिए परमिशन नहीं दिया। तो जाके हमने इस संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम 50 ब्लेजर, जिसका कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई सचिव नहीं होगा, है, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता। तो वो बैठे थे, बाखरवाड़ी पूरी टीम हम बात ही कर रहे थे, हमने अध्यक्ष सचिव सिस्टम ही खत्म कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से हमारा वो अध्यक्ष है, वो सचिव, कोई माड़ा नहीं, कोई साफा नहीं, सब बराबर। और बच्चे आएंगे किसी जाति किसी धर्म के, आ जाओ, गरीब की कोई जाति धर्म नहीं होता, वो गरीब होता, उसको जरूरत होती है, उसको हम जरूरतमंद कहते हैं, गरीब नहीं कहते। आज वो जरूरतमंद है, जैसे आपके पास में गाड़ी है, पंचर हो गई, करोड़पति हो, पंप तो चाहिएगा, जरूरतमंद हो गए। आप रास्ते में जा रहे हो, प्यास लग गई, आप कितने करोड़पति हो, जरूरतमंद हो गए। तो जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, कब किसकी मदद करनी हो आप तय करो, उसको सेवा कहते हैं। तो हमने सेवा शुरू कर दी। तो भास्कर जी, जब पहली बार हम इस परिकल्पना को कर रहे थे कि हम 25 बच्चे 11वीं में लेंगे, 25 12वीं में लेंगे, सरकारी स्कूल से होंगे, 10वीं के परसेंटेज होंगे, एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट के आधार पे मेरिट बढ़ेगी, पहले नंबर पे आएगा उसके घर पे जाएंगे, जब घर पे गए तो पहले का मकान बड़ा हुआ था, अच्छा, बाहर हो गया, दूसरे के मोटरसाइकिल थी, बाहर, तीसरे के मामा टीचर, बाहर, चौथे के चाचा पुलिस में, बाहर, रिश्तेदार में भी कोई नौकरी कर रहा है, घर बनता बनाना, मकान है, संसाधन युक्त है, ट्यूबवेल बना हुआ, उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे करके हम 25 बच्चे सिलेक्ट करके लाए 11वीं में, वो 12वीं में आते रहे, 25 और 25 50 हो गए, इसलिए इसका नाम 50 ब्लेजर रखा। पिछले 12 साल में किराए का मकान है, कोई वार्डन नहीं है, पढ़ाने का काम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टार्ट के 5 साल तक मैंने किया। जब पहली बार रिजल्ट 5 साल बाद आ गया, तो 11वीं को 12वीं के बच्चे पढ़ाते हैं, 12वीं को नीट के पढ़ाते हैं, और नीट को हम लोग पढ़ाते हैं, और ट्यूशन कोचिंग की तरह नहीं, केवल उनकी प्रॉब्लम हमारा तरीका उस तरह से उसको सेल्फ स्टडी कराते हैं, एनसीईआरटी की किताब को पढ़ते हैं। अब वो पढ़ते कैसे, वो 500 स्टेप में बता देता हूं, आप ऐसा करोगे तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हो बिना कोचिंग के। सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो उसको पूरा एक साथ फास्ट रीडिंग करो, जो नए शब्द आ गए उसको अंडरलाइन कर दो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, नए शब्दों को अंडरलाइन कर दो, पाठ की हेडिंग से लेकर सवाल पूछने की एक्सरसाइज के लास्ट तक। पहला काम हो गया अंडरलाइन करना, पूरा चैप्टर पढ़ना है शुरू होने से पहले। दूसरा काम क्या करोगे, रफ कॉपी के अंदर जो शब्द आपके नए आए हैं अप से डाउन तक, एक पेज में 2 लाइन बढ़ेगी, 25 शब्द इधर 25-50 शब्द आ जाएंगे, आगे अंक लगा देना कि कितने नए शब्द हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है। काम हो गया। तीसरा काम, अब उसको आप आराम से अध्ययन करते रहो और ऐसे छोटे छोटे सवाल बनाओ जो आप बना सकते हो। जैसे प्रश्न क्या बनेगा, राष्ट्रीय तेजस महोत्सव कौन सा है 2025 का, कहां मनाया जा रहा है, बोराड़ा में, बोराड़ा कहां आया हुआ है, अजमेर में, समझ आया ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने हैं, आंसर नहीं लिखने हैं। 3 काम कर लिए। अब आप स्कूल में जाओ, आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आप समझते रहो, और जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ता है होमवर्क करते रहो, सर के जो सवाल देते हैं उनको याद करते रहो। चैप्टर समाप्त होते ही आप देखो कितने शब्द हैं जो आपको अब समझ में आ गए, नहीं आए वो टीचर से पूछ लो, और जैसे ही आपके सवाल कर लिए, होमवर्क पूरा कर लिया, तो एक दिन संडे के दिन बैठ करके जो आपने प्रश्न बनाए थे उसके आंसर लिखो, और जब आंसर लिखोगे जो गलत हो गया खुद कॉपी चेक करो, इसका मतलब वो चीज याद नहीं है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट लगा दो कि ये तुम्हें एक बार में याद नहीं हुआ। तरीका समझ में आ गया। सेल्फ स्टडी का यही तरीका है, आप ट्राई करके देखना। यदि किसी को नहीं समझ में आए तो गूगल पे आप मेरा नाम ढूंढोगे डॉक्टर भरत सारण, तो आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे, आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, मैं मैसेज करवा दूंगा, कॉल नहीं करना है आपको, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल बना हुआ उस पर आप देख लीजिए, फेसबुक का पेज बना हुआ जिसमें मैं एजुकेशन या उससे रिलेटेड कुछ चीजें अपडेट करता रहता हूं, उसको आप देख सकते हैं, जो भी गुरुजन है या जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो भी। अब यही कारण है, इस तरह से वो बच्चे पढ़ते हैं सर। और पहले रिजल्ट जब आया उससे लेकर अब तक 12 साल में से 7 साल ही में हमारे
7 साल में 119 बच्चे से डॉक्टर बने हैं, 23 बच्चे एम्स में हैं और जो डॉक्टर नहीं बने हैं तो 54 बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उसमें सेकेंडरी टीचर भी है, लैब टेक्नीशियन है, पुलिस में भी है, एयरपोर्ट में है। बेरोजगार एक भी बच्चा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सरकारी स्कूल के उनको किसने तैयार किया? उन्हीं टीचरों ने। वही तो स्कूल थी ना पूरे देश में। अब तक आजादी के 75 साल बाद भी भारत सरकार ने एक भी गरीब को डॉक्टर नहीं बनाया है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए दानदाताओं का पैसा लगा है। उन दानदाताओं ने अपनी गाड़ी कमाई से 119 डॉक्टर और 54 लोग बना दिए गरीब थे जिसके घर में चूल्हा नहीं चलता, ऐसे लोग। यानी प्रयास किया जा सकता है और ऐसा ही प्रयास ये तेजा दर्शन की टीम कर रही है। वो ये कहती है कि हम अध्यात्म, जब तक भगवान को याद नहीं रहेंगे खुशियां नहीं आएगी। भगवान पहले है। मैं साइंस का डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूं उस बात का। फिर पढ़ाई की बात करो और एक टीम पर काम करो, एक दूसरे का साथ दो और साथ मिलकर के काम करो। खेती अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, समाज अच्छा होगा, हम खुश रहेंगे। इसके लिए तो चिंता है। जो अच्छा करता है उसके लिए ताली बजाओ, जो अच्छा करता है उसकी प्रशंसा करो, ठीक है। कमी रहती है उसको साथ हाथ पकड़ के लेके चलो, समाज ऐसे ही निर्माण हुआ। लेकिन आजकल हमने उल्टा शुरू कर दिया, टांग खींचने लग गए, निंदा करने लग गए। ये अरे कमी हर किसी में है, आप उसकी खूबियां देखो ना। कमियां ढूंढने वाले खूब लोग मिलेंगे। हमें वो काम नहीं करना बेटा, हमें वैसा नागरिक नहीं बनना है। कर लोगे इस काम को? चलिए, तो अब सेकंड राउंड लगभग पौन घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया। अब बच्चों का टाइम रहेगा। मैंने आपको सेल्फ स्टडी के बारे में बताया कैसे करना है, कर सकते हो। अब आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? मैंने प्रश्न ये इसलिए पूछा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी बच्चे को सफल करने में, और ये मेहनत आपके टीचर करते हैं। इसलिए टाइम पर जाके उनका सम्मान भी करना, उनका रेस्पेक्ट भी करना। ये आपके सामने बता रहा हूं, ये आप ही के बच्चे हैं, इनके अंदर के डर को खत्म ये लोग करते हैं। इसलिए राष्ट्र का निर्माण टीचर करेंगे, उनका रेस्पेक्ट करना। एक बार और ना, ये तालियां मुझे पता है आप टीचर को लगा रहे हो, बेटा डर खत्म करो अंदर का। मैं आपको कह रहा हूं कोई कमी नहीं है, अंदर के डर को खत्म करो। अब एक वो तरीका जो आपके अंदर एक परिवर्तन ला सकता है। अब तक हम क्या करते हैं? सवाल का ही जवाब देते हैं, यही हुआ है ना। आज तक पूरे भारत में पढ़ाई कैसे चलती है? प्रश्न दिया जाता है, आंसर देखते हैं। हमारे 50 विलेजर में हम उल्टा करते हैं, बच्चा आंसर नहीं लिखेगा, जब पाठ पढ़ लिया तो उसके प्रश्न बना के ला। प्रश्न आदमी तभी बना पाता है जब कुछ समझ में आता, नहीं तो प्रश्न नहीं बना सकता। आंसर गलत भी हो सकता। पूछा था भारतीय राजधानी क्या, वो जयपुर भी बोल सकती थी, लेकिन ये भारतीय राजधानी पूछ रही है, इसका मतलब उसको भारतीय राजधानी के बारे में पता है। जिस व्यक्ति ने प्रश्न बनाने सीख लिए, इसका मतलब उसको पढ़ना आ गया। आप पीछे तो होमवर्क को खत्म कर दो, बच्चों को कहो कि क्लास में बैठ के प्रश्न बनाओ। आप एक बैच से ट्राई करके देखना, सबसे कमजोर बैच पे वो 1 महीने में टॉप में आ जाएगा। मेरे ऐसे कई प्रयोग किए हुए, करके देखना तो अच्छा लगेगा स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी लिखेगा। तीसरी चीज, तो बच्चे सवाल पूछते हैं कि साहब हम पढ़ते तो खूब है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये पढ़ाई हमने कर दी? हाँ भाई, आपने कोई चीज पढ़ ली, पढ़े दो, कैसे पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई ऐसे ही होगी जब आगे बढ़ो? दौरान करने से। जैसे मुझे पता चलेगा भारतीय राजधानी दिल्ली है, मैं 3 बार भी बोलूंगा तो वही रहेगा। आपको विश्वास कैसे होगा? आप यदि, मेरा एक तरीका, यदि वही बात बिना देखे आप अपने घर पे किसी को समझा सकते हो क्या? बात मत करो। जो चैप्टर पढ़ा है वो बिना देखे अपने मम्मी ऐसे महसूस करो आपके मम्मी पापा सामने खड़े हैं, रख वो भी उठाओ, टीचर बन जाओ अपने खुद के और उनको पढ़ाओ कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता ऐसी थी, बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ये लिखा है, प्रयागराज में ये होता है। आप बिना देखे जब किसी को पढ़ाने लग जाओ, इसका मतलब आपके याद हो गया। समझ में आना अलग बात, जब प्रश्न बनाना होगा तो समझ में आ गया, याद हो गया, मतलब आप किसी को समझा दोगे। ये तो बात हो गई पढ़ाई की। अब मैं आगे कोई पढ़ाई की बात नहीं करूंगा, हम जीवन की बात करते हैं। अभी थानदार साहब बता रहे थे कि आपके गांव में पैसे की कोई कमी नहीं है। तेजा दर्शन की टीम ने किताबों का एक स्टॉल लगाया है। 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की किताब से लेकर 300 रुपए तक की किताब है। आप में से किसी ने कोई किताब खरीदी नहीं। बीड़ी का बंडल, सिगरेट का पैकेट 100 रुपए में खरीद लोगे, 100-200 रुपए की चाय पी लोगे दिन भर में, लेकिन इन बच्चों के लिए आपको किताब खरीदने के पैसे नहीं है। और इन बच्चों के पास में जेब में पैसे पड़े हैं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं मैंने बर्थडे के दिन आप किसी को किताब गिफ्ट कर दो, वो किताब पढ़ के आप स्कूल की लाइब्रेरी
के साथ बात कर रहा था, 6 स्कूल और एक शायद सरकारी आगे तो 7 स्कूल हो गई लक्ष्मण जी, तो आपके 50 से बजट 70 हो जाएगा। तो मैंने भी यही कहा था कि यदि बच्चे नहीं खरीदते हैं तो 10-10 हजार की किताबें इस मंदिर की तरफ से आप डोनेट कर दो, ताकि स्कूल की लाइब्रेरी बढ़ जाए और उसको बच्चे रोटेटली सैटरडे संडे को पढ़े, और जो बच्चे को किताब देते हैं उस सोमवार को टीचर पूछे इस किताब में तेने क्या सीखा, लिख करके बता बिना देखे, इसको बुक रिव्यू कहते हैं। तो काफी कुछ बच्चों के विचार परिवर्तन होंगे, और आपकी जेब में सर के पैसे हैं तो निकल देते हैं। जो भी आपको किताब अच्छी लगती है, एक एक किताब खरीदोगे, उसके ऊपर अपना नाम लिखोगे, पिताजी का नाम लिखोगे, आपका हैप्पी बर्थडे लिखोगे, आप खुद पढ़ करके वो किताब अपने स्कूल की लाइब्रेरी में दे देना। आने वाले 50 साल तक आपके छोटे बहन भी पढ़ेंगे तो आपको याद भी रखेंगे, ये किताब सबके काम आ जाएगी, आप किसी दूसरे की किताब पढ़ रहे हैं। करोगे इस काम? कितने लोग करेंगे आज? अच्छा, पैसे हैं वही करना, बिना पैसे तो कैसे करोगे? और आप पेरेंट्स सब बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए कम से कम किताब तो खरीद ही लो। ये मखानिया गुड़ 700 रुपए किलो की मिठाई खरीद लोगे, लेकिन किताब कभी नहीं खरीदोगे, तो किताब खरीद के दो ना, जब तक परिवर्तन नहीं होगा। अभी आपने मोबाइल की बात की, सभी बेटा दर्शन की एक्टिव टीम बैठी है, हम मोबाइल बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते बंद होगा कैसे। बच्चों को मैदान में खेलने के लिए जगह ही नहीं है, आपके यहाँ पूरी जमीन पे फसल बोई हुई पड़ी है। और मैं तो सबसे पहले जिन किसान ने ये जगह दी है अपनी फसल काट कर, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे नहीं भाई, जोर से। बड़ा मुश्किल होता है, कोई आदमी अपना खेत में से रास्ता नहीं देता है, कितना बड़ा जिगर होगा, कितनी बड़ी हिम्मत हो, इसको सेवा कहते हैं। मालिक इनको हमेशा समृद्धि दे, इनको खुशहाल रखे, इनके खलियान भरे फले फूले, ऐसे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। ये होता है बैक टू सोसाइटी। आपने प्राप्त कर लिया और समाज को वापस देने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। ये होता है पढ़ा लिखा होकर पढ़े लिखे जैसा दिखना। पढ़े लिखने से कुछ नहीं होता। हमारे दादा दादी अनपढ़ थे, लेकिन वो पढ़े लिखे थे, अक्सर क्या नहीं था भाई, जिंदगी तो उनको भी आती थी जीने की। तो हम पढ़े लिखे होकर के क्या पढ़े लिखे जैसे दिख रहे हैं? तो ये हमें सोचना होगा। ज्यादा बात न करते हुए अब मैं परिवार की बात करूंगा। सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी बहुत सारी महिलाएं पीछे आ गई है। एक बार खड़ी होना, जो माताएं बहनें आए हैं अभी पंडाल में, अपने स्थान पे एक बार खड़े होना, जो और सब खड़े होना। देखो बच्चे आपके देखेंगे, सभी लोग खड़े हो, ताली बजाओ, माताओं के लिए जो बैठी है वो भी खड़ी हो जाए। तो जोर से बजाओ भाई, ऐसे नहीं। यस, अब पाछा बैठ जाओ। मैं खाना खड़ो ही मारवाड़ी बोलूं, खड़ो ही वास्ते किया, दिमाग अपने आप सही हो जाएगा और उसको रिवीजन की जरूरत नहीं, अपना आप याद हो जाएगा। करोगे ऐसा काम? तो आपने नहीं समझ में आया मम्मी पापा के, तो आप इस काम को कहोगे पूछो मुझे ये बताया सुबह से शाम कैसे हुई, ये आप बता दोगे तो बच्चे अपना आप संस्कारवान हो जाएगा। हम पूछते हैं कि संस्कार के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना पूछना शुरू कर दो, बच्चा अपने आप सही बता देगा। और बीच में खाली जगह आएगी, वहां भर देना कि यहाँ गड़बड़ है। चलिए अब बच्चों का राउंड है, आप आ जाओ बेटा। ऐसे ही आपको ये कोई गीत गाना जो आता है, अभी आप सब परिवार के लोग बैठे हैं, पूरा गांव बैठा है, आपके बच्चे आपके सामने हैं और हम एक परिवार की तरह बात, कोई प्रोग्राम नहीं बैठे, हर एक बार नियम कर देना, हरिओम हरिओम तो करिए, भजन गीत कहीं तो गावे, तेजली गावे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु करे स्वीकार। जोरदार तालियां सबसे करिए। कितनी जोड़ी? सचिन कौन सी क्लास में हो? नहीं, स्कूल CPS बोरा। अब सुनो, आपके सामने ये बच्चा स्टार्ट में डर गया, यदि मैं उसको बिठा देता तो ये पूरी जिंदगी बोल नहीं पाता। हमने हिम्मत दी इसको, अब इसके पैर हरी कीर्तन कर रहे हैं,
कांपा शरीर पूरा। ये 1-2 बार होगा और जिस बच्चे ने मंच पे आकर के बोल दिया उस दिन से उसकी यात्रा सफलता की तरफ स्टार्ट हो गई। और सभी बच्चों को प्रार्थना में जब भी आपके राष्ट्रीय पर्व होते हैं सबका अनिवार्य कर दो कि कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा। वो मार्च पास्ट में भाग ले, गीत गाए, डांस करे, कुछ अच्छा लग रहा है ना, शाबाश। आगे कौन आएगा? नेक्स्ट कौन आएगा? अब देखो एक परिवर्तन। मैंने बुला के लाया पहले बच्चे को, पहले बच्चे के कुछ नहीं हुआ, इसको लगाया अपना ही कुछ नहीं होगा। ये देख करके सुधार कहते हैं इसको। जब आपका एक बच्चा सुधरता है बाकी सभी सुधर जाएंगे, और एक बच्चा रास्ता भटकता है बाकी भटक जाते हैं। ये इसका उदाहरण है, सामने दिख रहा आपके। यही कहानी हमें गांव में समझनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि फलाने का बेटा बेटी है, हमारा क्या है, हम रील बनाएंगे। उस कॉर्नर में आग लगी हुई है किसी घर में, हम यहाँ बैठ के ताली बजाएंगे, खुश होंगे, बातें करेंगे। ध्यान रखना वो आग जब धीरे धीरे फैलेगी और इस कॉर्नर आएगी, इतनी परसेंट हो जाएगी कि हम बुझा नहीं पाएंगे। कोई किसी का बेटा पोता दोता हो सकता है, लेकिन वो राष्ट्र का भविष्य है, ये ध्यान रखना। उस पर अधिकार देश का। आपके बच्चे जैसा सोचेंगे वो वैसे बन जाएंगे, आपका परिवार वैसा बन जाएगा, आपका गांव वैसा बन जाएगा। जैसे गांव बढ़ेंगे राष्ट्र वैसा बढ़ेगा। मैंने आपको ही कहा था कि बच्चे वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है इस देश के लिए। क्यों है? क्योंकि जैसा ये बनेंगे वैसा आपका गांव बन जाएगा। आप गांव से कलेक्टर बन गया, पूरे गांव के काम आएगा। एक अच्छा टीचर बन गया, पूरे गांव के काम आएगा। एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया तो कितनों को रोजगार देगा। एक अच्छा गायक बन गया तो कितनी जगह जाके गांव का नाम रोशन करेगा। एक अच्छा डांसर हो जाता है, एक अच्छा ड्राइवर हो जाता है। तो ये पढ़ाई हमें अच्छा बनाएगी, हमारी क्वालिटी को ऊपर करेगी। ये मत सोचना कि नौकरी नहीं करनी है, पढ़ लिख के नौकरी बढ़ी। अरे नौकरी के लिए मत पढ़ो, जीवन को बेहतर करने के लिए पढ़ो। चलिए कुछ सुनाइए। चलने से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो जिंदगी आती है वो पूछी जाती है। किधर कब आओगे, किधर कब आओगे, लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे। कि तुम भी मेरे घर सोरा सोरा। बहुत शानदार। सभी से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो जिंदगी आती है वो पूछी जाती है। किधर कब आओगे, किधर कब आओगे, लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे। कि तुम भी मेरे घर सोना सोना। बहुत शानदार। नाम बताओ। मेरा नाम राजा कुमार है। पूरा पढ़ो स्कूल अच्छा। मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ, अमृतवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़, और मेरा गांव समेलिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी अब आप में से कोई राजस्थानी गीत सुनाएगा? राजस्थानी गीत आता है किसी को? मंच पे बैठा है, छोटे बड़े बच्चों के बात आते हैं। यस, आप में से कौन बोलेगा? कोई? आप आ जाओ। यस, शाबाश। दोनों आ जाओ, बैठ के आ जाओ। ताली बजाए छोटे छोटे बच्चों के लिए। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the birds of white, like an Indian. शाबाश, अच्छा बेटा। और कुछ सुना दो तो आपको आता है, हिंदी में सुना दो। हिंदी में कविता याद है? गाते हो ना घर पे क्लास में बैठ के? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, काट निकालो मर जाएगी। ठीक है। अब इन बच्चों से अपन ने क्या सीखा? जो भी अभिभावक बैठे हैं, आप यदि ऐसे घर पे पूछने लग जाओगे, इनका डर खत्म होगा। जब बच्चे बोलने लगेंगे ना तो इनको आनंद आएगा। मतलब किसी को अच्छा, आप कोई काम कब करोगे? जब आपको या तो स्वार्थ
बच्चों को आप जब अच्छे से प्यार से डांटना नहीं है। हमारी आदत है तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो ही नहीं आता। नहीं आता है, बच्चा है, उसको सिखाओ। उसकी कमियां गिनाने को लाखों लोग बैठे हैं, उसकी खूबसूरतियां लिखिए। और एक काम करिए, जो बच्चे बैठे हैं घर जाकर के कॉपी और पेन उठाना और उसके ऊपर लिखना कि मेरी खूबियां क्या है। टाइम पे उठता हूँ, खाना बनाना आता है, साइकिल चलानी आती है, बड़ों का कहना मानता हूँ, खेत में काम करना आता है, मैं बाहर उठा देता हूँ, पढ़ाई कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि आपके हजारों खूबियां हैं आपके अंदर, लेकिन हम उस खूबी का एहसास ही नहीं करते। हम एक आध कमी होती है, उस कमी के कारण बच्चों को डांटते रहते। बच्चा सोचता था मेरे में कुछ है ही। ये हमारी गौर है। वास्तविक कमाई, वास्तविक बैंक बैलेंस यदि कोई है तो ये हमारे बच्चे हैं। हमारी पूंजी कोई है तो ये बच्चे हैं। आप करोड़ों रुपए का बंगला बना दो, आपका बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो आपकी सेवा ये बच्चे करेंगे, आपका रेस्पेक्ट ये करेंगे, आपके दुख दर्द में ये बच्चे काम आएंगे। और बच्चे लोगों, आपको मैंने स्टार्ट से कहा था कि आपके काम कोई आएगा तो आपके मम्मी पापा, दादा दादी और आपके टीचर या आपके गांव के अच्छे लोग काम आएंगे। कोई बाहर का नहीं आएगा। ये मोबाइल की दुनिया आभासी दुनिया है, सपने की तरह है। ख्वाब देख लोगे, वो जरूरी नहीं है कि हकीकत में हो। हकीकत वही बात है जो आप मंच पे आके बोल सकते हो या किसी को कह सकते हो। बाकी इल्यूशनिज्म है। जैसे सड़क पे चलते हैं ना तो लगता है जैसे आगे पानी और पानी होता नहीं है। अब अभिभावकों का राउंड, बच्चे यहीं बैठे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप में से कोई भी 8-10 अभिभावक जिसको कोई समस्या आ रही हो, कोई सवाल पूछना हो कि बच्चे हमारे इस टाइप से हैं, हम क्या करें, कोई भी टीचर भी हो सकते हैं, मंच पे आ जाए ताकि हम एक बार डिस्कस करें सर के सामने कि प्रॉब्लम कहाँ है। अभिभावक मंच पे आ सकते हैं। अभिभावकों को कोई बात पूछनी, आज का जो सेशन चल रहा है, आप घर से आए होंगे कि वहां भजन कीर्तन मिलेगा, मैं भाषण दे रहा हूं यहाँ। मैं डॉक्टर हूँ, बाढ़ में पाया जाता हूँ और इधर उधर कभी बुला लेते हैं वहां चला जाता हूँ। किसान का बेटा हूँ और पढ़ाई करने के साथ साथ अच्छा लगता है कि जब बच्चों से बात करते हैं और वही बच्चे जब कुछ बन जाते हैं और वो जो मिलने आते हैं अच्छा लगता है। बालोतरा कैंप था सर 2017 का, चुना हम साइंटिस्ट बना, IPS हमारे आशीष पूनिया, बहुत सारे डॉक्टर, RS, वो सब लोग साथ होते हैं, टीचर बनते हैं। वो वापस मिल के आते हैं तब लगता है कि हमें अच्छा लगा। ब्रह्मदेव जी, एक आप ही की तरह हमारे वार्ड में प्रोग्राम होता था पहले, सामाजिक लेवल का। वहां पर एक गुरुजी आए, मुझे आज भी याद है, रिटायर्ड थे, कहीं जयपुर साइड में थे, नाम भूल गया, मैं छोटा था। उन्होंने एक बात बताई कि किसी व्यक्ति को लाख रुपए दे दो। बहुत शानदार बात थी, ध्यान से सुनना। एक गरीब परिवार है, उसको लाख रुपए दे दो और एक उसको लाख रुपए का रोजगार दे दो, क्या तय करोगे? तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हम लाख रुपए दे दें ताकि ताकि मदद। उन्होंने कहा नहीं, रुपए मत दो, उसको लाख रुपए का रोजगार दो ताकि वो लाख करोड़ों अरबों रुपए बन जाएंगे। तो जिन लोगों के पास में आपके रोजगार है वो रोजगार दो ताकि उससे कई पैसे कमा लेंगे। और आपने कैश पेमेंट दे दिया तो या तो मोबाइल खरीदेगा या मिठाई बिस्किट घूमड़े सड़े खाकर के खत्म कर देगा। किसी भी बच्चे को कैश पेमेंट मत दो, उनको कपड़े दो, उनको किताबें दो, उनको अच्छी आर्टिकल्स लाके दो, अच्छे जूते दे दो, बैग दे दो, लेकिन कैश पेमेंट बच्चे के हाथ में नहीं देना है। ये बहुत जरूरी है। और यदि आपके पास बिजनेसमैन हो, आपके पास अच्छा पैसा है, तो स्कूल को कह दो कि मेरी तरफ से बच्चों के लिए है, लेकिन कैश सिस्टम देना बंद करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अभिभावक आए हैं, मैं चाहूंगा बच्चे लोगों अपने इन अभिभावकों के लिए जोर से ताली बजाओ, काफी देर से आप बैठे हैं। चलिए एक गीत की पंक्तियां हैं, अपन गाते हैं, फिर इधर आते हैं। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं मैं बोलूंगा, आपको पीछे बोलना है। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। भूल गया तू क्यों जग में आकर, गया तू क्यों जग में आकर, हरि का एग्रीमेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट,
टुकड़े को गाते हैं। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, भूल गया क्यों तू जग में आकर, भूल गया तू क्यों जग में आकर, हरि का एग्रीमेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। वो हरि का एग्रीमेंट क्या था कि मैं दुनिया में जाऊंगा, सब कानून कायदे परिवार के समाज के मानूंगा और 10% टाइम मैं भगवान को याद करने में लगाऊंगा। बोलते बैठते सोते गाते खेत में काम करते 10% टाइम भगवान को दो और उसको याद कराओ कि हे परमात्मा तेरी वजह से मैं हूं और ये जो शरीर बना हुआ है वो उस परमपिता परमात्मा के दिया हुआ है। जब तक उसकी दया महर है ये जिंदा है, उसके बाद में मिट्टी हो जाता है। तो परमात्मा के बनाए इस मंदिर में कोई नशे पते की चीज नहीं डालनी है, कोई गंदे विचार नहीं डालने हैं। और हम करते उल्टा है कि हमारे बनाए हुए मंदिर में हम जूते भी लेके नहीं जाते, वहां झूठ भी नहीं बोलते, वहां प्रसाद भी चढ़ाते हैं। तो मालिक ये कहता है मेरे से प्यार नहीं है तुम्हें भाई, तुम्हें तो अपनी बनाई हुई चीजों से प्यार है। हालांकि मैं कण कण में मैं वहां भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं तेरे अंदर हूँ। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, जिसको भी मिला है भगवान शरीर के अंदर मिला है, विचारों से मिला है, करनी से मिला है, कर्मों से मिला है। तो ध्यान रखना कि कोई आपको देखे न देखे, वो ईश्वर आपको हर वक्त देख रहा है। आपका हिसाब किताब वहां होगा, न जज होगा वहां, न आपकी वहां कोर्ट कचहरी लगेगी, सीधे वहां फैसले होते हैं। आइए हम आपके सवालों को लेते हैं। हेलो, आज के दर्शन के मंच को नमन करता हूँ। मेरा तो ये सवाल है सर, आज के युग में हमें ये परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को भी गांव से दूर हॉस्टल में डालना पड़ रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। जो बच्चा दूसरी में पढ़ता है उसको भी हॉस्टल में डालते हैं। अब उसके मतलब संस्कार कैसे मिलेंगे? जो पारिवारिक संस्कार है, सांस्कृतिक संस्कार है, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है हमारे गाँव में। आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ। पहले तो हम एक सवाल ये करते हैं कि आपको बच्चों को हॉस्टल में 5वीं से पहले क्यों भेजना पड़ रहा है, ऐसा क्या कारण है? मानसिकता ऐसी हो गई पूरे, मतलब माहौल ऐसा बन गया कि बच्चे को बाहर डालो तभी शिक्षा मिलेगी। एक बात और बता दूं कि ये मानसिकता नहीं है, ये वातावरण है ऐसा। हम देखा देखी करते हैं, हम खेती कोई करेंगे तो पड़ोसी नहीं कर रहा कि नया प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमने देखा वैसा ही। एक कंपटीशन है कि फलाने को बेटे के आप भी भेज दो। नहीं, मेरा ये मानना है कि 5वीं तक बच्चों को कम से कम परिवार के पास में रखो, उनको दादा दादी के साथ बिठाओ, उनकी कहानियां सुनाओ, उन्होंने जिंदगी कैसे जी वो सुनाओ, ताकि वो नींव मजबूत हो जाए। उसको घर का काम करो, उसको मेहमान आते हैं तो उससे खाना खिलाओ, उसको पानी पिलाने को कहो, चाय पिलाने को कहो, उनके साथ बैठने को कहो। जब बच्चे की नींव मजबूत हो जाती है, नवोदय विद्यालय आपको पता है भारत सरकार ने 6वीं से क्यों शुरू किए? क्योंकि कई विद्वानों ने बैठ करके ये तय किया होगा ना कि बच्चा बाहर कब रहने की स्थिति में आ जाता है। आपकी परिस्थितियां ऐसी हो ही जाए कि भाई घर पे कोई ऐसी परिस्थिति है तो बच्चे को दूसरी से बाहर भेजिए, वरना मेरा ये कहना है कि आपकी स्कूल बहुत अच्छी है, बच्चों को देख के लगता है यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, ABCD सब जगह पढ़ाएंगे पहली क्लास में, EFGH करते Z तक लेके जाएंगे, तो आप पढ़ाते हुए अक्षर तक जाएंगे। अमेरिका में जाओगे तो भी वही पढ़ाएंगे, यहाँ भी वही पढ़ाएंगे। जो किताबों की पढ़ाई है वो सब जगह एक सी है, लेकिन परिवार के संस्कार और समाज के संस्कार एक जैसे नहीं है। अब आपकी दूसरी समस्या में आते हैं कि बच्चे हॉस्टल चले गए। मेरे पास में सर एक हॉस्टल है कलाम आश्रम के नाम से, उसको हमने 5वीं से लेकर के 12वीं तक बनाया है। वहां मोबाइल नहीं देते, क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है, मोबाइल और क्रिकेट नहीं है। बच्चा सेल्फ स्टडी भी करेगा, टीचर भी रखे हुए हैं, खाना पीना रहना पढ़ाई सब कुछ वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों के हिंदी मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम का हमारा बीकानेर में एक साना इंटरनेशनल स्कूल है, वो गुरुकुल है। वहाँ पर सुबह आपका योग भी होता है, प्रार्थना भी होती है, रामायण भी होती है, गीता भी होता है, वेद पुराण भी पढ़ाए जाते हैं साल भर में। फिर आपकी पढ़ाई भी होती है, लैपटॉप पे जाके बच्चे टेक्नोलॉजी को भी सीखते हैं, खेलने भी जाते हैं, तो वहाँ एक ऑलराउंड डेवलप होता है। ऐसे बहुत सारी स्कूलें भी हैं, आप उनसे संपर्क करो और वहाँ बच्चों को संभालते रहो। कोई भी स्कूल या हॉस्टल कभी भी ये नहीं चाहता कि बच्चों के
वैसे संस्कार नहीं दें। हमारी गलती क्या है कि बच्चा वहाँ बदमाशी करता है, हम बच्चे का फेवर कर देते हैं और बच्चा तय करता है कि हमारे पेरेंट्स को अच्छा खाना अच्छा नहीं मिला, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। उस वक्त बच्चे की बात को सुनना तो है, लेकिन उसका तरह तक जाना है कि बच्चा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस देश के अंदर कोई भी एजुकेशन का सेंटर लेके बैठा है वो बच्चे को गलत बात नहीं सिखाएगा। और बच्चा गलत कब सीखेगा? जब उसको पता है कि मम्मी पापा मेरा कहना मान लेंगे, मेरे अनुसार चलेंगे। आपके बच्चे को डांटा रहा जाके कह दिया मोटो हो जो क्यों कर दो, ठीक है, ये नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये गैप है। तो आपको दो काम करने हैं। जो भी इन सवाल का है कि पहली बात तो कोशिश करो बच्चा 5वीं तक घर पे पढ़े। फिर भी आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है, घर पे सुविधा नहीं तो अच्छे हॉस्टल में बात जाइए, टाइम पे बच्चे से मिलते रहिए, उसको हौसला दें। नंबर कम आए तो उसको हौसला दें, अगली बार और अच्छा करना, उसको डिमोरलाइज नहीं करें। और स्कूल या हॉस्टल के सिस्टम के साथ मजबूती से खड़े हो जाओ कि सर ये हॉस्टल या स्कूल हमारी है, आपको ये बताओ हमें क्या करना है। फिर आप देखना एक परिवर्तन आएगा जो आपकी समस्या से बाहर आ जाओगे। बच्चा स्ट्रेस फ्री रहेगा, सिस्टम स्ट्रेस फ्री रहेगा, तो आपके अच्छे से रिजल्ट भी आने लगेंगे। और मैंने जो फसल वाली बात बताई थी वो धीरे धीरे जब पेड़ बड़ा होगा फसल तब मिलेगी। आप उनके अनायास प्रेशर न बढ़ाएं। नंबर इस बार 10 आए 100 में से, अगली बार 11 आए 12 आए, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाओ। नहीं भी बढ़ा तो कोई बात नहीं, उसका हौसला बढ़ाना है कि वो अच्छे से रहे। इसलिए हाँ ये जहाँ भी मान लो मेरा गांव है, वहाँ अगर प्राइवेट स्कूल है और मेरे गांव से मान लो 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी ऐसी स्थिति है, वहाँ भी हॉस्टल में डाल देते हैं। मतलब गार्जियनों को बिल्कुल भी टाइम नहीं बच्चे की। भाई मैंने पहले से कहा कि आपको अपनी बच्चों की परवाह आपको नहीं है तो इस दुनिया में किसी को नहीं होगी, ये फाइनल है। आपकी असली कमाई आपके बच्चे हैं। आप सोचते हैं कि बुढ़ापे में वो सारा बने और बहू आकर के आपकी सेवा करे जिसके लिए जिंदगी जीते हैं, तो आपको भी इनको टाइम देना पड़ेगा, अपनापन देना पड़ेगा, इनके साथ बैठना पड़ेगा। ये इसके लिए जिम्मेदार फिर बच्चे नहीं होंगे साहब, ये हमें से होना पड़ेगा। मैंने कहा वो अभिभावकों के टाइम की बात बता रहा हूँ कि आप बच्चे को किताब खरीद के दो तो ये जो स्टॉल लगी उससे संस्कृत पढ़ के आप कौन सा कौशल पैदा कर लोगे? वक्त अंग्रेजी का है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, आपका बच्चा अंग्रेजी में पढ़ के मैथ पढ़ाने जाएगा कहीं तो उसको 50,000 मिलेंगे, हिंदी में पढ़ाओगे तो 5,000 मिलेंगे। तो हमें 50,000 वाली सीखनी है ना, संस्कृत भी सीखनी है, हिंदी भी सीखनी है, लेकिन अंग्रेजी आनी जरूरी है। इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के प्रिंसिपल की सैलरी 3 लाख रुपए है, हिंदी मीडियम के प्रिंसिपल की सैलरी 30,000 है। तो आपके बच्चों को आप 3 लाख महीने का चाहते हो 30,000? यदि आप चाहते हो तो अपने बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाइए। भारत के अंदर टीचरों की बहुत कमी है, अच्छे टीचर नहीं है, अच्छे वार्डन नहीं है। अच्छे टीचर का मतलब है ही नहीं है, वो सरकारी कॉलेज स्कूलों कॉलेजों में चले गए। ये प्राइवेट स्कूलों वाले मालिकों से जाके पूछना, वो ढूंढ के ला रहे हैं, मिलते ही नहीं है। वो करे क्या? क्योंकि जो इंटेलिजेंट थे, मेहनत करने वाले थे, वो तो डॉक्टर हो गई। तो आप मोबाइल आके स्टडी की जरूरत नहीं है, सब तेल गाड़ियां खत्म हो गई, ट्रैक्टर आ गए, तो आज बैलगाड़ी थोड़ी रखेंगे, गाड़ी वाला तेल नहीं। इसलिए आपको वक्त के साथ चलना है, टाइम कम है, थोड़ा जल्दी चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट ये सवाल जवाब, इसके बाद में अपन बात को समाप्त करेंगे। हाँ सर्वप्रथम तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप मारवाड़ के बहुत मानवीय डॉक्टर और समाज सुधारक हो। आप यहाँ पधारे इसके लिए धन्यवाद। हम आपसे ये आशा और विश्वास करते हैं जो आपका पीटी विलेजर्स है उसकी एक संस्था हमारे खोलो, जिससे हमारे बच्चों को जो आप डर समाप्त करने के लिए बता रहे हो वो डर समाप्त हो, बच्चे आगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले कुछ बातें बता दूं कि 50 विलेजर खोलने के लिए एक इंसान को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा। मैंने मेरी लाइफ को कुर्बान किया, मैं परिवार को टाइम नहीं दे पाता हूँ और अभी 50 लड़कियां भी 2 साल से सेलेक्ट की है और लास्ट ईयर में हार्ट अटैक हो गया था। मैं लोगों की दुआ से जिंदा और अभी मेरा हार्ट 40% ही काम करता है। इतना आसान नहीं है। और 50 विलेजर के ऊपर अभी 60 लाख का कर्ज है। गरीबों की पढ़ाई के लिए डोनेशन देना, भाषण देना आसान है, मिलता नहीं, मुझे मांग के लाना पड़ता है। अभी मैं मंच पे था, सर बैठे थे, अजी साहब का बात आई थी कि हमें साउथ इंडिया में जाना है ताकि हम बच्चों के लिए डोनेशन मांग के लेके आए। आपके यहाँ पैसा खूब है, आप एक संस्था ऐसी क्यों नहीं बना देते इस मंदिर प्रांगण में? ये पूरे भास्कर जी की और भाई साहब की जो टीम है सब बैठी है इधर, ये तेजा दर्शन के जरिए कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मण जी और की हम लाइब्रेरी बना रहे हैं। मैंने कहा एक स्कूल बनाओ ऐसी जो
की हो, जिसमें 1-1 लाख रुपए सब दे दो, स्कूल बन जाएगी। प्राइमरी लेवल की बनाओ, बड़ी मत बनाओ, 5वीं तक की, ताकि बच्चे बाहर नहीं जाए। इंग्लिश मीडियम में बनाओ, अच्छे टीचर। वो स्कूल बनाना कैसे बनेगी, नक्शा क्या होगा, उसमें हम लोग मदद कर देंगे आपकी। और जिसकी तरफ से 1-1 लाख आ जाएगा, उनके परिवार का एक बच्चा 5 साल तक 1 लाख में फ्री पड़ जाएगा, यानी 20,000 रुपए साल का पेमेंट हुआ। स्कूल भी फ्री में बढ़ गई, चल भी गई, और गांव की व्यवस्था भी होगी, क्योंकि आप यहाँ पैसों की कमी नहीं है। 50 विलेजर वहीं चल पाता है जहाँ पैसे नहीं हो, या पैसे खूब है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए आप टीचर्स को अपनी कमेटी बना लो। लेकिन ध्यान रखना, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई सचिव नहीं। यदि आपने ये किया तो फिर संस्था नहीं चलेगी, क्योंकि फिर बड़ा छोटा हो जाएगा। और ऑफलाइन आप कभी बैठ लेना, ये बैठे सब लोग बुला लेना, हम आ जाएंगे, सब समाज का हो और एक साथ बैठे आगे बढ़ेंगे। तो एजुकेशन का मंदिर बनाने में क्या प्रॉब्लम है? तेजा जी के मंदिर के पास में एक सरस्वती का मंदिर और बना दो, 5वीं तक स्कूल बना लो, फिर अच्छे लगे तो बनाना, लेकिन 5वीं तक तो आप शुरू कर ही सकते हो अच्छी। नेक्स्ट। थैंक यू। मेरा एक तो क्वेश्चन है, ये लक्ष्मण जी पूरी कमेटी है, ये सुझाव, ये 2 चीजें हैं। पहला तो मेरा ये सुझाव है कि ये सरस्वती की गंगा लेकर ये डॉक्टर साहब आए हैं, तो इस गंगा में जो कुंभ हो रहा है, वैसे इस गंगा में नहाने के लिए कई पेरेंट्स माता पिता नहीं आए हैं, इसलिए इनको आप 10 मिनट का टाइम चाहिए, 1 बजे दो, 2 बजे दो, 3 बजे दो, तो ये दूसरे पेरेंट्स भी इस गंगा सरस्वती की गंगा में नहा सके। अब मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये जो हाई क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, कुछ बच्चियां आत्महत्याएं कर रही है, एवं ये क्या है कि जो भी बच्चे हैं माता पिता, कुछ बच्चियां जो इधर उधर चल जाती है। ये एरिया क्या है कि कुछ पिछड़ा हुआ एरिया, शिक्षा में ज़्यादा ही है, तो ये लोगों को जो बच्चियां हैं इनको बाहर पढ़ाने में कुछ हिचक करते हैं, तो मैं इसके लिए कुछ आपने